नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस की एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज में। आज के इस लेक्चर में हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 को, जिसमें कि हमारा टॉपिक रहने वाला है आवर कंट्री दैट इज इंडिया। सो इसके पहले आपको बता दूं कि हम लोग ऑलरेडी एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के जो 6 लेक्चर्स हैं उनको यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं। जो ये वाले 6 लेक्चर्स थे, अगर आपने उनको नहीं देखा है और देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो साथियों आपके लिए एक प्लेलिस्ट हम लोगों ने रेडी करवा दी है। उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं नीचे पिंड कमेंट में ऐड करवा दूंगा। वहां पर जाकर के आप उस पुरानी प्लेलिस्ट के सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों ने हमारी पुराने लेक्चर्स को बहुत सारा प्यार दिया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड हम उम्मीद यही करेंगे, आशा यही करेंगे कि आगे बढ़ते हुए भी आप लोग हमारे आने वाले लेक्चर्स को उतना ही प्यार देते रहेंगे। साथियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं आवर कंट्री इंडिया के बारे में, और इसमें हम लोग बहुत ही ब्रीफ सा ओवरव्यू लेने वाले हैं रिगार्डिंग इंडिया कि इंडिया की जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ किस तरीके से हैं, कौन सी स्टेट्स हैं जो कि सबसे ऊपर हैं, सबसे नीचे हैं, कौन सी स्टेट सबसे पश्चिम में है, सबसे पूर्व में है। उसके बाद बात करेंगे भारत में किस किस तरह की आपको लैंडफॉर्म्स, किस किस तरह की आपको भू आकृतियाँ देखने को मिलती हैं, फिजियोग्राफिक फीचर्स किस तरीके से हैं, जैसे कि हिमालयाज़ की बात करें, आइलैंड चेन्स की बात करें, या फिर कोस्टल प्लेन्स की बात करें, या फिर प्लेटूज़ की बात करें, तो उन सब चीज़ों के बारे में, ग्रेट प्लेन्स की बात करें, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग ब्रीफली बात करेंगे। ब्रीफली इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये वाला जो आपका पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं, ये क्लास 6 का कवरेज है। ये वाला जो एक चैप्टर क्लास 6 का है ना, इस एक चैप्टर के आधार पर क्लास 9th की पूरी एनसीईआरटी है, और फिर क्लास 11th की पूरी एनसीईआरटी उसी चीज़ के ऊपर आधार पर है। यानी कि आज हम केवल एक ओवरव्यू लेंगे और इसी ओवरव्यू को डिटेल में समझा जाएगा जब आपके सामने हम लोग क्लास 9th और क्लास 11th की एनसीईआरटीज़ को पेश करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। मेरे अन्य लेक्चर्स की पीडीएफ्स और अन्य लेक्चर्स के अपडेट्स भी आपको यहीं पर इसी चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं। इसको ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना। ऑल्सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सुपर आईएएस को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। शुरू करने से पहले एक और आपको चीज़ बता दूं, टेक्स्ट बुक आपके लिए दोस्तों लेकर आया है एक यूनिक प्रोडक्ट जिसका नाम है सुपर कोचिंग, जिसके माध्यम से आप लोग घर बैठकर अपनी यूपीएससी तैयारी को शुरू कर सकते हैं इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से। इनसे पढ़ने के लिए आपको दिल्ली वाली हाई ऑफलाइन कोचिंग फीस नहीं देनी है। इनसे पढ़ने के लिए आपको मात्र यहाँ पे देने होंगे 30,000 रुपीज़ पर एनम, जिसमें कि 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा स्पेशल रेफरल कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं। इफेक्टिव प्राइस जो आपको पड़ने वाला है दैट इज 24,000 रुपीज़ पर एनम। तो इफेक्टिवली एक महीने का जो खर्चा आपको आएगा वो केवल और केवल 2,000 रुपये पर मंथ आएगा, जिसके चलते आप लोग अपनी यूपीएससी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। राइट, सो बात करते हैं ओवरव्यू के बारे में। बहुत ही ब्रीफली आपको बता दूं कि इंडिया का जो मोटा जो हमारा ढांचा है वो किस तरीके से बना हुआ है। सो इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस। बिल्कुल सही बात है। इंडिया का दोस्तों जो एरिया है, आपको बता दें, इंडिया का जो एरिया है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि एरिया वाइज इंडिया पूरी दुनिया में किस नंबर पे लाई करती है। इस तरह के सवाल यूपीएससी पूछता कम है, लेकिन हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है कि इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इस तरह के सवाल हमने कई सारे अलग अलग एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। ये वाला जो एरिया है ये बताता है कि इंडिया का जो एरिया है कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, काफ़ी वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस है। अगर हम इंडिया के एरिया को, इंडिया के रिलीफ फीचर्स को समझें तो इसमें हमें उत्तर में देखने को मिलते हैं बहुत ही भारी भरकम हिमालयास। देखिए यहाँ से ऑलमोस्ट हिमालय शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से हिमालयास जो है ये ऑलमोस्ट चलते रहते हैं। इस तरीके से हिमालय जो है ऑलमोस्ट चलते रहते हैं। इट्स अ ह्यूज एक्सपेंस जो कि यहाँ पे हिमालयास कवर करते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो वेस्ट में हमें देखने को मिलती है अरेबियन सी, बिल्कुल सही बात है। ईस्ट में दोस्तों देखने को मिलती है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, और साउथ में आपको देखने को मिलती है इंडियन ओशन। तो ये नीचे आपको पूरा का पूरा इंडियन ओशन देखने को मिल जाता है। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ वॉश द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। ये जो है आपके इंडियन पेनिनसुला के जो भी तट हैं उनको वॉश करते हैं, यानी कि इन तीनों समुद्रों का जो पानी है वो आपको यहाँ पर आके देखने को मिल जाता है भारत के पेनिनसुला के शोर्स के ऊपर, तटों के ऊपर। हम बात कर रहे थे एरिया के बारे में, तो एरिया के साथ हम लोग जो है भारत की एक्सट्रीमिटीज़ की बात भी करेंगे। जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है ये शुरू होता है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और इसका जो लेंथ है ये लगभग 3200 किलोमीटर के आसपास है। और दोस्तों जो ईस्ट वेस्ट एक्सपेंस है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ, ये लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास का है। यानी कि हमें एक चीज़ समझ आई कि नॉर्थ साउथ का जो एक्सपेंस है दिस इज ग्रेटर दैन द ईस्ट वेस्ट एक्सपेंस। इस तरह से आपको
और मुश्किल सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो ये वाला ऑब्वियसली बात है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक का एरिया जो लेंथ है वो 3200 किलोमीटर की है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का जो लेंथ है वो आपका 2900 किलोमीटर तक की है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है ऑब्वियसली बढ़ रही है, इसका कोई फिक्स्ड आंकड़ा नहीं है, लेकिन हाँ 2011 से हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन 120 करोड़ से भी ज़्यादा है। इट इज़ मोर देन 120 करोड़ सिंस 2011, क्योंकि लेटेस्ट जनगणना हो नहीं पाई बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, इसीलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि अभी इंडिया की एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितनी है, लेकिन हाँ 120 करोड़ से डेफिनेटली ज़्यादा है। ऑल्सो ये भी एक नोन फैक्ट है कि इंडिया की जो आबादी है वो दुनिया में इंडिया दूसरे सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाले देश में आता है, बिकॉज नंबर 1 पे आपका आता है चाइना। ये कुछ प्रमुख फैक्ट्स हैं। अब बात करते हैं लोकेशनल सेटिंग्स के बारे में। इनफैक्ट इस लोकेशनल सेटिंग्स वाले टॉपिक में से यूपीएससी कई बार सवाल पूछ चुकी है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इंडिया पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। इंडिया पूरा का पूरा मतलब इंडिया पूरा का पूरा जो इंडिया ऊपर से लेकर के नीचे तक इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर लोकेटेड है, यानी कि इंडिया का कोई भी हिस्सा, इंडिया की कोई भी टेरिटरी सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर नहीं है। सो यस, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सेकेंडली, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जो कर्क रेखा की हम बात करते हैं, ये इंडिया को ऑलमोस्ट हाफ एंड हाफ में तोड़ देती है, पासेज ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। ये वाली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पे आपको देखने को मिलती है। 23.5 डिग्री हमने आपको बताया था और वहीं पर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलती है। बल्कि हमने आपको ये भी याद करवाया था पिछले लेक्चर में कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो किन किन राज्यों के थ्रू होकर गुजरती है। दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रहा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और किस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कौन से वो वाले 8 राज्य हैं जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की रेखा यहाँ से गुजर रही है। अगर हम बात करें मेनलैंड ऑफ इंडिया जो है ये एक्सटेंड करती है बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट के बीच में आपका इंडिया एक्सटेंड करता है। ये वाले जो 4 आंकड़े हैं आपको स्पेसिफिकली याद करने होंगे, मैं लिख देता हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दिस, बिकॉज इसको लेकर यूपीएससी मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस पूछ चुकी है। हाँ, पिछले कुछ सालों में नहीं आए हैं क्योंकि अब थोड़े से ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी माने जाते हैं, लेकिन यूपीएससी के अलावा पीसीएस एग्जाम्स हुए या फिर कई सारे वन डे एग्जाम्स हुए, वहाँ पर दोस्तों इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो इंडिया का जो एक्सटेंड है, बात हो रही है मेनलैंड की, इंडिया के मेनलैंड की बात हो रही है, नॉर्थ और साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है। ये देखिए, आपको मैं जूम इन करके दिखाता हूँ, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, ये दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। तो ये इंडिया का मेनलैंड का एक्सटेंड है। ये वाली लाइन कहाँ जा रही है? ये इंडिया का मेनलैंड है, ये कन्याकुमारी तक जा रही है, ठीक है। ये इंडिया का बिल्कुल टॉप है, ये आपका जम्मू कश्मीर में ऊपर जो है बिल्कुल टॉप में, बिल्कुल चोटी तक जाती है। ये 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ है। और अगर हम बात करते हैं ईस्ट वेस्ट की, तो वो भी आपको मार्क कर दूं, ये देखिए ये वाली लाइन जा रही है जो कि इंडिया को यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर रही है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, और ये वाली लाइन जो है ये यहाँ पे जा रही है दोस्तों, ये है आपका 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। इसको प्लीज़ ध्यान रखिए, जूम इन कर रहा हूँ दिखाने के लिए आपके सामने। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ है। सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया की मेनलैंड के ऊपर, ये देखिए एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड लिखा हुआ है, लेकिन ये इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट नहीं है। सबसे ज़्यादा दक्षिण में आने वाला पॉइंट अलग है, उसके बारे में बात करेंगे। एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ का ही है। एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड सबसे पश्चिम, सबसे पूर्व में जाके 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट का है, सबसे पश्चिम में जाकर के 97 डिग्री 27 मिनट्स ईस्ट का आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद एक और पॉइंट आता है जो कि इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, लेकिन वो वाला जो पॉइंट है ना, वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो इंडिया की मेनलैंड के ऊपर नहीं है। इसको दोस्तों इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है, 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूं, बल्कि आप मुझे उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम दोस्तों क्या है, ये आपको बताना है हमें कमेंट सेक्शन में। तो ये चारों की चारों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं डबल स्टार मार्क कर देता हूँ। अगर आप इसको यहाँ पे किसी तरीके से भी स्किप करते हैं, उस केस में जो है आपको तकलीफ हो सकती है। Due to a great longitudinal extent of about 29 degrees, there could be a wide difference in local time of places located at two extreme points of India. तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि हर 15 डिग्री में, जब हमने लॉन्गिट्यूड्स की क्लास करी थी, कि हर 15 डिग्री में 1 घंटा आ जाता है। अगर आप इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 360 डिग्री में, ठीक है, आपके जो है 24 घंटे आ जाते हैं।
आपके हर 360 डिग्री में 24 घंटे आ जाते हैं, ठीक है। तो हर 15 डिग्री में 1 घंटा आता है दोस्तों। जब 29 डिग्री हो गया, अप्रॉक्सीमेटली इसको 30 डिग्री मान लेते हैं, तो कैन वी से कि अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का डिफरेंस है। तो लगभग इंडिया के इस पॉइंट में और इस पॉइंट में जो टाइम का डिफरेंस है वो 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। अगर आप देखेंगे सूर्य उदय की बात करते हैं, तो सूर्य उदय देखिए पहले ऑब्वियसली ईस्ट में होगा, उसके बाद आपका वेस्ट में होगा। बिल्कुल सही बात है। तो पहले आपका सूर्योदय जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, सेकंड नंबर पे आपका सूर्योदय जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो आपका सूर्योदय है, द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट दैन इन द वेस्ट। तो अरुणाचल में ऑब्वियसली सूर्योदय पहले होता है, गुजरात में आपका सूर्योदय बाद में होता है। लेकिन हमने पहले ही पढ़ रखा है कि इंडिया ने इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि सूर्योदय वहाँ पर कैसे होता है, वहाँ पर कैसे होता है, हमने 2 टाइम जोन्स नहीं रखे हैं। इंडिया हैज़ ओनली केप्ट अ सिंगल टाइम जोन। आप यहाँ पर इस लाइन को देख पाएंगे, ये वाली जो लाइन है ये हमारी टाइम जोन की लाइन है। ये देखिए, कैन यू सी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, ये वाला जो हमारा टाइम जोन है दोस्तों, ये हमने यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट लगभग इंडिया को हाफ एंड हाफ में तोड़ता है। मतलब इंडिया का इधर एरिया आधा है, इधर एरिया जो है वो लगभग आधा है। इस तरीके से जो है यहाँ पर इसको ऑलमोस्ट हाफ एंड हाफ में तोड़ता है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट को IST का मेरिडियन चूज किया हुआ है। दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है दोस्तों, ये आपकी बात है इंडिया के लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट के बारे में। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट के बारे में एक पेक्यूलियर बात जो है वो ये है कि वो इतना बड़ा होने के बावजूद भी हमने सिंगल टाइम जोन रखा हुआ है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि ये वाला जो सिंगल टाइम जोन है वो आपको यहाँ देखने को मिल जा रहा है। स्टैंडर्ड मेरिडियन आपका ये रहा दोस्तों। यहाँ पर आपका 68 डिग्री 7 मिनट्स है, ये 97 डिग्री 25 मिनट्स है, ठीक है। ये 37 डिग्री 6 मिनट्स हैं, ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट है। लेकिन जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो यहाँ पर भी इस इमेज में भी दिखाया हुआ है, 6 डिग्री 45 मिनट्स का आपको ये वाला पॉइंट देखने को मिल जाता है। ये मैप पुराना है ऑब्वियसली, अब इसमें आपको इस तरीके से अलग देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपको अलग देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए कि दोनों एरियाज में सनराइज में काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में कि इंडिया अपना जो बाउंड्री है, अपनी जो थल सीमा है और साथ ही में अपनी जो समुद्री सीमा है वो किस किस के साथ शेयर करती है। इंडिया जो अपनी लैंड बाउंड्री है वो लगभग 7 कंट्रीज के साथ शेयर करती है, ठीक है। पाकिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ, चाइना एंड नेपाल इन द नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार इन द ईस्ट। तो आई एम रॉन्ग टू से लगभग एग्जैक्टली 7 कंट्रीज के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करती है। पाकिस्तान जो है वो नॉर्थ वेस्ट के साथ करती है, पाकिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट में, अफगानिस्तान के साथ नॉर्थ में, चाइना नेपाल के साथ नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। उसके बाद आपका 5 नंबर पे बांग्लादेश, 6 नंबर पे भूटान, 7 नंबर पे म्यांमार। ये देखिए यहाँ पर आपके सामने है दोस्तों। इधर आपका आ गया पाकिस्तान, इधर आपका ये छोटा सा कॉरिडोर है जो कि अफगानिस्तान से हम शेयर करते हैं। अगेन एक और सवाल आप लोगों के लिए, इस कॉरिडोर का नाम क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका आ गया चाइना, यहाँ पर आपका आ गया नेपाल, इधर आपका आ गया भूटान, इधर आपका आ गया बांग्लादेश और इधर आपका आ गया म्यांमार। तो ये वाली 7 कंट्रीज के साथ इंडिया अपनी लैंड बाउंड्रीज को शेयर करती है। अगर हम बात करें कि इंडिया अपनी समुद्री बाउंड्री किस के साथ शेयर करती है, तो मैरीटाइम बाउंड्री, द आइलैंड कंट्रीज ऑफ मालदीव्स एंड श्रीलंका इन द साउथ आर इंडियाज आइलैंड नेबर्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये वाली कहानी जो है, यहाँ पर इधर आप देखेंगे मालदीव्स, इधर आप देखेंगे श्रीलंका। तो ये ऐसा बेसिकली मैरीटाइम बाउंड्रीज इस तरीके से बनाई जाती हैं कि कौन सी वो कंट्रीज़ हैं जिसके तट पे जो पानी आ रहा है वही पानी हमारे तट पे भी आ रहा है। तो मोटा मोटा ऑब्वियसली अब तो कहेंगे कि सर ये तो पूरा का पूरा पानी यहीं पे जा रहा है, लेकिन हाँ मोटा मोटा हम देखते हैं कि पास में बिल्कुल नज़दीक में ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसके साथ हम लोग हमारी मैरीटाइम बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो क्लोजली देखें तो मालदीव्स और श्रीलंका हम यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जो कि जिसके साथ हम लोग अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं। श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट किया हुआ है पाक स्ट्रेट के माध्यम से। पाक स्ट्रेट के बारे में आपको मैंने बताया था पिछली बार भी कि स्ट्रेट एक ऐसा लैंडफॉर्म होता है जो कि बेसिकली 2 नैरो स्ट्रिप्स ऑफ वाटर को कनेक्ट करता है, और स्ट्रेट खुद भी एक स्ट्रिप ऑफ वाटर होता है। तो व्हेन 2 स्ट्रिप्स ऑफ वाटर आर कनेक्टेड बाय समथिंग, उस चीज़ को हम यहाँ पे स्ट्रेट बोलते हैं, जैसे यहाँ पे पाक स्ट्रेट आपको देखने को मिल जाता है। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स की बात करें तो ये चीज़ें अगेन बदलती रहती हैं। स्पेसिफिकली अभी बदली थी रिसेंटली 2019 में, जब सरकार ने जम्मू कश्मीर लद्दाख को 2 यूटीज़ घोषित किया। उसके बाद स्टेट्स वगैरह में भी हमने कुछ चेंजेस देखने को मिले। तो अभी हम देखेंगे, तो ये नंबर को आप याद मत कीजिएगा, बिकॉज इस नंबर को लेकर मुझे नहीं लगता सवाल पूछा जाएगा। हाँ, दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है। स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जब आप अपनी हिस्ट्री के लेक्चर्स को पढ़ेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट,
जो कि दोस्तों 1956 में आया था। इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत जब बहुत सारी ओवरऑल कंट्री में डिमांड्स आ रही थी कि हमें स्टेट्स को किस तरीके से बांटना चाहिए, तो ये निर्धारित किया गया था कि स्टेट्स को जो है वो हम लोग लैंग्वेज के आधार पर यहाँ पे बांटने वाले हैं। और एग्जैक्टली वैसा ही किया गया था कि स्टेट्स को लैंग्वेज के आधार पर बांटा गया, जिसके चलते आप देखिए हर स्टेट के अलग गुजराती है, यहाँ पे राजस्थानी, यहाँ पे मराठी, यहाँ पे वी हैव कन्नड़ बोलते हैं लोग, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे तमिल बोलते हैं, यहाँ पे मलयालम बोलते हैं, यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश का जो सेपरेशन है वो लैंग्वेज के आधार पे नहीं हुआ, वो अलग अलग चीज़ें थी। लेकिन जो मेन हमारा बेसिस था, जो शुरू में हमारा बेसिस बना था 1956 में जब हम नए नए आज़ाद हुए थे, उस टाइम पे जो मेन बेसिस था वो बेसिकली लैंग्वेज के आधार पर ही किया गया था। अब हम बात करते हैं फिजिकल डिविजन्स के बारे में। दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। इसको लेके यूपीएससी ना जाने कितने सवाल पूछ चुकी है। ये फिजिकल डिविजन्स आपके सामने हैं, उसके बाद ये वाली फिजिकल डिविजन्स भी आपके सामने हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, सिंस हम लोग अभी क्लास 6 एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे। इसके बारे में हम लोग प्रॉपर पढ़ेंगे। हिमालयन माउंटेन्स को लेकर एक पूरा लेक्चर होगा, नॉर्दर्न प्लेन्स को लेकर पूरा लेक्चर होगा, समझाया जाएगा आपको कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ों से सवाल पूछे जा सकते हैं। सो बात करते हैं फिजिकल डिविजन्स के बारे में। हिमालयन माउंटेन्स आपके सामने है। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस, ठीक है। तो हिमालयन माउंटेन्स हमने पहले पढ़ा था कि ये एक आँख की तरह है, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आँख है ना, असल में एक सिंगल आँख नहीं है, ये आपकी 3 आँख बनी हुई हैं। 3 माउंटेन रेंजेस हैं। जो इसमें नॉर्दर्न मोस्ट है, ये वाला नॉर्दर्न मोस्ट है, ये वाला सदर्न मोस्ट है। जो नॉर्दर्न मोस्ट है दोस्तों, इसको हम लोग ग्रेट हिमालयन रेंजेस भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं। वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है, जो कि माउंट एवरेस्ट है, वो इसी रेंज के अंदर लोकेटेड है। मिडल हिमालयस और हिमालयस लाई साउथ टू द हिमाद्री। द शिवालिक इज द सदर्न मोस्ट रेंज। तो ये वाला जो सदर्न मोस्ट रेंज है, इसको हम लोग यहाँ पे शिवालिक का नाम दे देते हैं। शिवालिक जो कि बहुत ही कॉमनली आपको देखने को मिलते हैं। शिवालिक बल्कि आपको ऑलमोस्ट पंजाब में भी आ जाते हैं थोड़े से शिवालिक। उसके बाद आपको हिमाचल में बहुत सारी इसमें टूरिस्ट स्पॉट्स देखने को मिल जाते हैं वगैरह वगैरह, है ना। तो ये सबसे नीचे वाला शिवालिक है। अब अगेन ये बहुत ही बेसिक ओवरव्यू है हिमालयास के बारे में पढ़ने के लिए। वी नीड एटलीस्ट 1 आवर इन डिटेल समझने के लिए कि एग्जैक्टली हिमालयास जो है वो कहाँ पर है, क्या क्या उसके फीचर्स आपको ध्यान रखने हैं। ये बात समझ आ गई। सेकंड नंबर पे बात करते हैं नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स के बारे में। दे लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयास। दोस्तों यहाँ पर आपके हिमालयास खत्म हुए, नीचे आपके आ जाते हैं प्लेन्स। इस तरीके से प्लेन्स आते हैं। याद कीजिए हमने लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ और लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ के चैप्टर में बताया था आपको कि किस तरीके से जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो नीचे आकर के डिपोजिशन करेंगे। तो ये वाले जो डिपोजिशन से ही आपके प्लेन्स पैदा होते हैं। तो जी हाँ, दे लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयास। जो कई सारी नदियां ऊपर से नीचे आती हैं, ये साउथ ऑफ द हिमालयास तक आती हैं। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। दे आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स लेड डाउन बाय द रिवर्स, दैट इज इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। देखिए जो आपके प्लेन्स हैं ये बनेंगे नदियों से ही। इंदस से बनेंगे, गंगा से बनेंगे, ब्रह्मपुत्रा से बनेंगे, उनकी ट्रिब्यूटरी से बनेंगे, ठीक है ना। तो ये भारत के जो प्लेन्स हैं वो इन तीनों नदियों की मदद से यहाँ पे बन रहे हैं। प्लेन्स हैं, हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पर जो ज़मीन होती है वो बहुत उपजाऊ होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप खेती बाड़ी कर सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स। अगर बात करें ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में, दे लाई इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ अ ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ये इधर है। ये यहाँ पर आपके हिमालयास थे, मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिमालयास ड्रॉ करे हैं। अब देखिए यहाँ पर पूरे हिमालयास की बात नहीं करी, ये भी हिमालयास का ही पार्ट है, लेकिन हमने उसकी बात नहीं करी है। कोई बात नहीं, ये बन गया। ये वाला पार्ट जो नीचे वाला पार्ट है ये आपके ग्रेट इंडियन प्लेन्स की बात है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। अब डेजर्ट है तो मरुस्थल है, तो मरुस्थल कहाँ पे है? वेस्टर्न पार्ट में है। सूखा है, गर्म है, सैंडी है, मिट्टी भरा है, ठीक है। इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। यहाँ पर आपको वेजिटेशन यानी कि किसी प्रकार का पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू, इट लाइज टू द साउथ ऑफ नदर्न प्लेन्स। अब यहाँ पे नदर्न प्लेन्स थे, इसके नीचे और आ जाइए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है पेनिनसुलर का प्लेटू। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप इज रिलीफ इज हाईली अनइवन। दिस इज अ रीजन विद न्यूमरस हिल्स, रेंजेस एंड वैलीज। तो ये आपका दोस्तों ट्रायंगुलर है। इसके नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये वाला पूरा का पूरा आपका पेनिनसुलर का प्लेटू है। इसके बारे में अगेन जब क्लास लेंगे सेपरेटली ऑलमोस्ट 1 घंटे तक आपको समझाया जाएगा कि इसके क्या क्या फीचर्स हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं, क्या क्या चीज़ों की तरफ हमें ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं कुछ और फिजिकल डिविजन्स की। विंध्यास सतपुरास हैं। विंध्यास सतपुरास आपको यहाँ देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये आप देखेंगे लाइन यहाँ पे, ये लाइन है विंध्यास की, ये लाइन है तो सतपुरा की, ठीक है। ये भी माउंटेन्स हैं। द रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। इन द वेस्ट द वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्रीज बॉर्डर द प्लेटू एंड ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। तो वेस्ट में यहाँ पे
वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, जो कि प्लाटू को बॉर्डर करते हैं, ये भी आपका अगेन पेनिनसुलर प्लाटू की बात ही है। और ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स हैं, ये देखिए आपके सामने, ये सब माउंटेन्स हैं। ये भी जो मैं बात कर रहा हूँ ना घाट्स की, ये सब माउंटेन्स हैं। ये देखिए ये भी माउंटेन्स हैं, ये भी आपकी माउंटेन्स हैं, और ये वाले भी आपके माउंटेन्स हैं। तो इस तरीके से ये आपके एक तरीके से इसको बॉर्डर करते हैं। ये आपका पेनिनसुलर प्लाटू है ना, इसकी रेंज, इसकी बाउंड्रीज बन गई, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, विंध्या सतपुरा भी इसकी बाउंड्री बन जाती हैं। तो इस तरीके से बाउंड्रीज बन जाती हैं। कोस्टल प्लेन्स की बात करें, ऑब्वियसली अब यहाँ पर आए हैं तो कोस्टल प्लेन्स भी होंगे। अच्छा यहाँ पर नहीं, इसमें देखते हैं। तो यहाँ तक आए हैं तो कोस्टल प्लेन्स भी होंगे। भाई ये क्या है, ये कोस्टल एरियाज है, ये क्या है, ये कोस्टल एरियाज है। ये वाले कोस्टल प्लेन आपके बन जाते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये वाले कोस्टल प्लेन बन जाते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। बात खत्म। दे लाई टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर। यहाँ पर जो कोस्टल प्लेन्स हैं ये नैरो कैसे हैं और ये ब्रॉडर कैसे हैं? सिंपल सी बात है, ये नैरो इसलिए है बिकॉज यहाँ पर पहाड़ जो है बहुत नज़दीक है। देखिए कितना दूर है पहाड़, बहुत नज़दीक है पहाड़, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे पहाड़ जो है वो काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे बड़ी लाइन्स बन रही हैं, पहाड़ जो है वो थोड़ा दूर है, जिसकी वजह से यहाँ वाले जो आपके प्लेन्स हैं ये दोस्तों थोड़े से ब्रॉड हैं, लेकिन ये वाले जो आपके प्लेन्स हैं ये काफ़ी नैरो बनते हैं। उसके बाद आपका बनता है देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी विच ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टाज एट देयर माउथ। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं जो कि आपको देखने को मिलती हैं, जिनको कि हम लोग कभी कभार पेनिनसुलर रिवर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये पेनिनसुलर इंडिया के अंदर फ्लो करती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ये देखिए नदियाँ भी आपको दिखाई हुई हैं, नदियाँ भी आपको दिखेंगी यहाँ पर वेरी क्लियरली, वेरी सिंपली। ये रहा महानदी, ये रहा गोदावरी, ये रहा कृष्णा और ये रहा दोस्तों आपका कावेरी। तो इस तरीके से नदियाँ जा रही हैं और ये सारा का सारा इसी के थ्रू जा रही हैं। ये सारी की सारी किधर को जा रही हैं? ये सारी की सारी जा रही हैं ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ जा रही हैं और आगे जा करके ये बड़े बड़े डेल्टाज भी बनाती हैं। बचा आइलैंड्स। आइलैंड्स इंडिया में कुल मिला के आपको 2 देखने को मिलते हैं, जिनको कि हम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा छोटे मोटे आइलैंड्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेजर आइलैंड्स हैं वो 2 हैं। एक आपका है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एक आपका दोस्तों यहाँ पर है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। एक आपका लक्षद्वीप है, एक आपका अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी, दीज आर कोरल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड जो है अरेबियन सी में है। कोरल आइलैंड्स जो है वो ये कोरल इन ये है कोरल इन नेचर है, मतलब इनका जो ओरिजिन हुआ है ये असल में कोरल रीफ ही हैं, जो कि आज आइलैंड्स बन चुके हैं। इनको हम लोग अटॉल्स बोलते हैं। अगेन डिटेल में आपको हम लोग आगे जाकर बताएंगे, नहीं तो आप कहीं ना कहीं इसके बारे में एनवायरनमेंट में भी पढ़ोगे। और अंडमान निकोबार आइलैंड जो है दे लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। तो दोनों जो है ये देखिए, ये अरेबियन सी में है, ये दोस्तों आपका बे ऑफ बंगाल में है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग केवल इंडिया के बेसिक फीचर्स को समझ रहे हैं। ये इंडिया के कुछ बेसिक फीचर्स थे। इसके बाद देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि आपको एनसीईआरटी बताती है, वो आपके सामने है कि भाई गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। ठीक है, हमने यहाँ पे आपको बताया है। देखिए इसको पूरे को हम यहाँ पे अगर रब कर दें, यहाँ पे देख लीजिए, इसमें देख लीजिए कि भाई गंगा जो है वो लगभग यहाँ से बहती, इस तरीके से आती थोड़ा सा गलत, इसको अगर गंगा जो है बहती यहाँ पर आती इस तरीके से चली जाती है बांग्लादेश में। इधर से दोस्तों ब्रह्मपुत्रा लगभग यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से एंटर करती है, इस तरीके से आती यहाँ तक चली जाती है। जब यहाँ पर ये नदियाँ पहुँचती हैं तो ये यहाँ पर जाके बनाती हैं डेल्टा, बहुत ही बड़ा डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, बहुत बड़ा नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसको कि हम सुंदरबंस का डेल्टा बोलते हैं। अभी हम केवल आपको एक टेस्ट दे रहे हैं किन किन चीज़ों का जो आगे आने वाली हैं। तो सुंदरबंस डेल्टा एक ऐसी चीज़ है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, इट इज़ एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। ठीक है, एलुवियल डिपॉजिट्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। एलुवियल डिपॉजिट्स जो हैं, दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स ब्रॉड बाय रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन द रिवर बेसिन। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? रिवर और स्ट्रीम आपको मालूम होगा, जैसे मान लीजिए ये आपकी मेन नदी है, ठीक है, इसमें आके ये नदी जुड़ जाती है तो ये ट्रिब्यूटरी है, इसमें आके नदी जुड़ जाती है तो ये ट्रिब्यूटरी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जो नदी दोस्तों इसमें से निकलती है, इस तरीके से निकली अलग बन गई, इस तरीके से निकली अलग बन गई, इस नदी को हम क्या बोलते हैं? क्या इसको भी ट्रिब्यूटरी बोलते हैं? अगर नहीं तो फिर क्या बोलते हैं, वो बताइए कमेंट सेक्शन में। एक और चीज़ जो कि यूपीएससी जो कि ज्योग्राफी क्लासेस एनसीईआरटी बहुत ही ब्रीफली बात करती है, कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ द टाइनी मरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। ठीक है, ये पॉलिप्स के स्केलेटन्स होते हैं एक्चुअली, जिसकी मदद से कोरल्स बनते हैं। व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई देयर स्केलेटन्स आर लेफ्ट, अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन विच ग्रोज हायर एंड हायर, दस फॉर्मिंग द कोरल आइलैंड्स। तो इस तरीके से आपके कोरल आइलैंड्स भी यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है गाइस, ये आपकी कहानी है क्लास 6 एनसीईआरटी की। अगेन बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए हैं, बिकॉज ये भी ब्रीफली बात करते हैं, हम भी ब्रीफली ही बात करेंगे। डेप्थ में हम लोग धीरे धीरे जाएंगे, आगे चीज़ों को समझेंगे।
स्पेसिफिकली इस चैप्टर को समझने के लिए क्लास 9th की पूरी एनसीईआरटी है और दोस्तों क्लास 11th की पूरी एनसीईआरटी हमारे सामने बाकी है, जिसको कि हमें पढ़ना होगा, तब जाकर के और चीज़ों को भी हम लोग समझेंगे। इसी क्लास के आधार पर होने वाली जो एमसीक्यू क्लास है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।